अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि हम अपने एजेंट्स को कुबरनेटिस पे चलाने के लिए कैसे कंटेनराइज करेंगे और फिर कुबरनेटिस पे चलाने के लिए बिल्कुल बेसिक ही एजेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिसमें हमने अब देखा कि हम कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स को कैसे यूज करेंगे। उसी सीरीज में आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझने और देखने की कोशिश करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम कैसे एजेंटिक वर्कफ्लोज को आर्किटेक्ट करेंगे कि वो कुबरनेटिस पे चलने के लिए रेडी हों। जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता है कि कुबरनेटिस हमारा ऑटो स्केलिंग और ऑटो हीलिंग जैसे फीचर से एनेबल्ड है। तो हमें कुबरनेटिस पे अपने इंटेलिजेंट सिस्टम्स को चलाने के लिए एक रिजिलिएंट और इवेंट ड्रिवन मल्टी एजेंट सिस्टम्स को डिप्लॉय करने के लिए एक वर्कफ्लो चाहिए। आज हम उसका ओवरव्यू लेते हैं। इमेजिन करें कि हमने एक मोनोलिथिक एजेंट स्क्रिप्ट बनाया है। अब हम इस स्क्रिप्ट जिसमें मल्टी एजेंट एक ही कोड में डिजाइन हुए हुए हैं, हम इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं और किसी ना किसी वजह से वो स्क्रिप्ट क्रैश कर जाता है। अब होगा क्या कि हमारे कॉन्टेक्स्ट जो उस वर्कफ्लो ने बिल्ड किया था उसका लॉस हो गया हमें। कुछ प्रोग्रेस कुछ एजेंट्स ने की होगी, वो हमारी जाया होगी, हमें पता ही नहीं चला किस एजेंट ने क्या किया था। चुनाचे हमें अपना पूरा वर्क फ्लो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस डेमन के क्रैश होने की रीजन कुछ भी हो सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को किल कर देता है, कुछ मेमोरी इशू की वजह से, कुछ सीपीयू यूटिलाइजेशन की वजह से, व्हाटएवर वुड बी द रीजन। हमारे पास ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। अब हम देखेंगे कि हम इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में किसी भी सोल्यूशन को डिजाइन करने के लिए आपके पास प्रॉब्लम होना चाहिए। जितना अच्छी तरह हम प्रॉब्लम को समझेंगे उतना अच्छा हम सोल्यूशन डिजाइन कर पाएंगे। पिछली स्लाइड में जो हमने प्रॉब्लम देखा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम अपने मल्टी एजेंट स्क्रिप्ट को सिंगल एजेंट स्क्रिप्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एक एजेंट एक पॉड में चल रहा होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कुबरनेटिस में सबसे बेसिक एग्जीक्यूटेबल रिसोर्स पॉड है। यहाँ से हमारे पास पॉड टेम्पलेट आ जाएगा और उसको हम डिप्लॉयमेंट में डाल देंगे, यानी कि हमारे पास हर टाइप के एजेंट की एक डिप्लॉयमेंट बन जाएगी। उस डिप्लॉयमेंट के रेप्लिकास हम अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर लेंगे और उनको जरूरत के मुताबिक हॉरिजॉन्टली स्केल भी करते जाएंगे। इसका फायदा हमें ये होगा कि हमारे कुछ एजेंट्स ज्यादा रिसोर्स ले रहे होंगे और कुछ कम ले रहे होंगे। इस रिसोर्स मैनेजमेंट को हम एक मैनेजेबल फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे एजेंट्स ने काम करना शुरू कर दिया, मगर इन एजेंट्स को आपस में कम्युनिकेट भी करना है। उस कम्युनिकेशन के लिए हम कुबरनेटिस के सीएनआई से फायदा उठाएंगे और सर्विसेज के थ्रू कम्युनिकेशन करवाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सर्विसेज और इन इनग्रेस और गेटवे एपीआई से ऑलरेडी अवेयर होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्विस का हमें ये फायदा होता है कि हर पॉड की कम्युनिकेशन आईपीस की बजाय डीएनएस नेम पे हो रही होती है। यहाँ तक हमने एजेंट्स की आपस की कम्युनिकेशन भी बिल्ड कर ली। जैसा कि आप सब लोगों को अब पता है कि एजेंट को एक मेमोरी भी चाहिए और उसने कुछ कॉन्टेक्स्ट भी बिल्ड करना होता है। फॉर एग्जांपल, किसी एग्जीक्यूशन के दौरान कोई कंटेनर क्रैश कर जाता है, तो हमें उसकी मेमोरी यानी कि कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करना पड़ेगा और साथ ही जो रैक वो यूज कर रहा है या वेक्टर डेटाबेसेस बना रहा है, हमें उसको भी सेव करना है, ताकि जब वो पॉड रिक्रिएट हो तो उसने जो कॉन्टेक्स्ट और वेक्टर डेटाबेस क्रिएट किया है वो उसको रिट्रीव करके वहां से आगे अपना काम शुरू कर सके। कंटेनर रैम एजेंट की लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट को नहीं स्टोर कर सकती, चुनाचे शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट के लिए हम रेडिस और लॉन्ग टर्म वेक्टर डेटाबेस स्टोर करने के लिए परसिस्टेंट वॉल्यूम यूज करते हैं। इसके लिए कौन सा टूल यूज करेंगे वो हम आगे जब लैब्स करेंगे उसमें आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे कि हम सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव डेटा को कंटेनर की बजाय हम कुबरनेटिस के सीक्रेट्स और कॉन्फ़िग मैप्स में सेव करेंगे। कॉन्फ़िग मैप्स में हम एजेंट के पर्सोना को भी सेव कर सकते हैं। उसका फायदा ये होगा कि हमें अगर पर्सोना चेंज करना है तो हमें एजेंट का पूरा कंटेनर इमेज दोबारा रीबिल्ड नहीं करना पड़ेगा। हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और एजेंट का पर्सोना चेंज हो जाएगा। इसको हम मिसाल के तौर पे ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास एक राइटर एजेंट है। किसी जगह पे हम उसी राइटर एजेंट को अपना कुछ रिसर्च वर्क लिखवाने के लिए यूज कर रहे हैं और कहीं हम उसी राइटर एजेंट को एक ईमेल लिखवाने के लिए यूज कर सकते हैं। हमने उसकी कॉन्फ़िग मैप चेंज करनी है, उसे टास्क असाइन करना है और उसने हमें
एक्शन करके दे देना। यानी कि इमेज रीबिल्ड किए बगैर हमने उससे मुख्तलिफ काम ले लिए। तो हमारा एक कंटेनर एजेंट रीयूजेबल फॉर्म में आ जाएगा। पिछले लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि हमें अपने एजेंट्स को मुकम्मल स्टेटलेस बनाना है। स्टेटलेस एजेंट का ये फायदा होगा कि जब भी एजेंट का पॉड रीस्टार्ट होगा तो वो अपनी मेमोरी का कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट रेडी स्टोर से रिट्रीव करेगा। जब उसने अपनी बेसिक मेमोरी रिट्रीव कर ली, वो उसको लॉन्ग टर्म रनिंग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाएगा और इसी के जरिए हम अपने रिसोर्स को इन्फिनिटली स्केल कर सकेंगे। चुनाचे हमारा जैसे ही एजेंट का पॉड स्टार्ट होगा, वो उसी वक्त अपना गोल अचीव करने की तरफ काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे एजेंट्स सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हमारे दो एजेंट चल रहे हैं, एक एजेंट एलएलएम से बात कर रहा है और दूसरा एजेंट इस एजेंट के गोल के ऊपर अपना काम शुरू करेगा, तो जो एजेंट हमारा एलएलएम से बात कर रहा है उसको रिस्पॉन्स आने में कितना टाइम लगता है वो अनसर्टेन है। और इसके साथ जो दूसरा एजेंट हमारा उसके गोल अचीव करने का इंतजार कर रहा है, वो रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है क्योंकि एक्चुअल में वो काम कोई नहीं कर रहा, वो सिर्फ वेट कर रहा है। तो हमारे रिसोर्सेज ब्लॉक्ड हो गए। एक अच्छे सिस्टम की खूबी ये होती है कि वो रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज वे में यूटिलाइज कर रहा हो, क्योंकि जितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे होते हैं उतनी सिस्टम को ऑपरेट करने की कॉस्ट आ रही होती है। पिछली स्लाइड में हमने सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की वजह से जो मसला देखा, उसको हम एसिंक्रोनस इवेंट क्यूज के कॉन्सेप्ट से रिजॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम दो एजेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक रिसर्चर एजेंट है और एक राइटर एजेंट। रिसर्चर एजेंट ने कोई रिसर्च की और अपना रिजल्ट या गोल अचीव कर लिया। वो इस गोल अचीवमेंट या इस इवेंट को मैसेज ब्रोकर में पब्लिश कर देता है। जब ये इवेंट मैसेज ब्रोकर पे पब्लिश हो जाता है, तब राइटर एजेंट अपना काम शुरू करता है और रिसर्चर एजेंट अपने रिसोर्सेज फ्री कर चुका होता है। इस सिचुएशन में हमारे पास कंप्यूट ओवरलोड नहीं हुई और हमारे पास मैसेज ब्रोकर ने सारे इवेंट्स भी रिकॉर्ड किया लिए। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। मेरी सजेशन है कि हर एजेंट को एक इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विस के तौर पर काम करना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास एपीआई के स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी कि हर एजेंट को एक दूसरे से बात करने के लिए उन स्ट्रिक्ट एपीआई प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। और फिर हम कुछ टूल्स डिप्लॉय करते हैं जो उसके डेटा की वैलिडेशन कर रहे होते हैं। उनमें से एक टूल पाइडेंटिक है, जो जेसन स्कीमा पे काम कर रहा होता है। इसका फायदा हमें ये होता है कि हमें पता हो कि कौन सा एजेंट या कौन सा पॉड हमारे सिस्टम में रिसोर्सेज को कितना ज्यादा यूज कर रहा है और हम उसी पॉड की डिप्लॉयमेंट को स्केल कर सकें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक फैक्ट चेकिंग का एजेंट है और वो रिसोर्सेज को ज्यादा यूज कर रहा है। अब हम उसको स्केल कर देंगे 20 पॉड्स में, ताकि वो अपना काम करता रहे और ज्यादा आसानी से कर सके, उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ हमने एक स्कीमा से ऑब्जर्वेबिलिटी कुछ बिल्ड कर ली। ये ऑब्जर्वेबिलिटी का सिस्टम हमें इस चीज को समझने के लिए काफी होता है कि हमारा कौन सा एजेंट कितना बजट और कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप राउटर्स डॉट एआई पे जाके देखें तो हर एलएलएम को कॉल करने की पर टोकन कोई ना कोई कॉस्ट दी होती है। इससे आपको समझना आसान हो जाएगा कि एपीआई कॉल से हमारा बजट या कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो रही होती है। इमेजिन करें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक एआई सिस्टम चल रहा है जिसमें तकरीबन 1000 से ज्यादा एजेंट्स एट ए टाइम चलाने पड़ते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को रोबस्ट करने के लिए आपको आइडेम्पोटेंसी और एक्सपोनेंशियल ड्राइव को लिमिट करना पड़ेगा। आइडेम्पोटेंसी एक ऐसी चीज होती है जिसमें एक्शंस को कंट्रोल किया जाता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट ना हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक सीआरएम टूल का एजेंट है जो ईमेल सेंड कर रहा है। हमें इस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा कि उसने ईमेल पहले सेंड की, अब उसके मेमोरी में या उसके डेटाबेस में कहीं सेव नहीं हुआ कि उसने ईमेल सेंड कर दी थी और वो दोबारा ईमेल सेंड करने जाएगा, तो आपके कस्टमर को एक्सपीरियंस के तौर पर, यूजर एक्सपीरियंस के तौर पर ये बुरा लगेगा कि एक ही ईमेल मल्टीपल टाइम्स आ रही है। चुनाचे इस चीज को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और रीट्राइज से मुराद ऐसा है कि हमारा एजेंट एक एलएलएम से बात कर रहा है
और उसका टाइम हमें नहीं पता कि रिस्पॉन्स कब आएगा। चुनाचे हमें कोई ना कोई लिमिट सेट करनी है कि जिस लिमिट तक रिस्पॉन्स ना आए तो हम उस वेट टाइम को खत्म कर दें और रीट्राई को ना स्टार्ट करें, क्योंकि हो सकता है एक रिक्वेस्ट जो पहले गई हुई है वो अभी प्रोसेस हो रही है और उसके प्रोसेस होने से पहले ही हम अगली रिक्वेस्ट भेज दें। इस दौरान हमारी पहली रिक्वेस्ट का भी रिस्पॉन्स आ जाए और दूसरी रिक्वेस्ट को भी इनकर करने की कॉस्ट हमें हिट कर जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट्स को समझाऊँ। उम्मीद है ये आपको ईज़िली समझ आ गया होगा। यहाँ हम एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि हमने एक एलएलएम को कॉल करना है जिसने कुछ रीजनिंग करनी है। अब वो एलएलएम जिस सर्वर पे चल रहा है वो सर्वर ऑलरेडी डाउन है। तो हम सर्किट ब्रेकर जैसे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमारा बॉट उसके रिस्पॉन्स का इंतजार ना करता रहे, बल्कि उसे पहले से पता लग जाए कि हम इस कॉल पे सक्सेसफुल नहीं होंगे और वो उसका रेलिवेंट इवेंट जनरेट कर दे और सिस्टम ने डिजाइन के मुताबिक जो सॉल्यूशन उसका अवेलेबल है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। और दूसरी चीज ये है कि हमारी एपीआई की कॉस्ट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ये हमारे कंप्यूट, मेमोरी या टोकन लिमिट्स हो सकती हैं। यहाँ पे सीपीयू लिखा है मगर इसको आप जीपीयू, सीपीयू, कंप्यूट एक ही चीज है। चुनाचे हमें कुछ बाउंड्रीज डिफाइन करनी है ताकि हम अपने फाइनेंशियल बजट को कंट्रोल कर सकें। ये वो मेजर्स हैं जो हमें हमारे बजट को कंट्रोल और लिमिट करने के लिए फायदेमंद होते हैं और हमारे सिस्टम की ऑपरेशनल हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं। इस एआई इरा में जो इश्यूज हमें पहले ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स में आ रहे थे, वही इशू आज हम एआई इरा में भी फील कर रहे हैं। यानी कि हमारे एजेंट डिप्लॉयमेंट अभी तक मोनोलिथिक अप्रोच से हो रही है। चुनाचे हमें अपने माइक्रो एजेंट आर्किटेक्चर को डेवलप करना है ताकि हम कुबरनेटिक जैसे सिस्टम का फायदा उठा सकें, जहां पे स्केलेबिलिटी और ऑटो हीलिंग जैसी टेक्निक्स के जरिए हम अपने सिस्टम की रिलायबिलिटी 99.99% तक अचीव कर सकते हैं। इसके साथ हमें एक और चैलेंज भी है कि हमने अपनी मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। अब हम अपनी मेमोरी को स्टेटफुल स्टोर बनाएंगे और हमने देखा कि हम एसिंक्रोनस इवेंट क्यूज क्यों बिल्ड करना चाहते हैं और उसका बिल्ड करने का हमें क्या फायदा होगा, और डेवऑप्स की रेजिलियंस को हम एआई रीजनिंग के लिए यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज।